Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. भारत में 70,000 किलोमीटर कवर करते हुए 13 साल का सफर पैदल तय करने वाले सोशल रिफॉर्मर विनोबा भावे जी ने 42 लाख एकड़ जमीन क्यों इकट्ठा की, आइए देखते हैं। धार्मिक माहौल में पले बढ़े विनायक नरहरि भावे, जिन्हें हम विनोबा भावे के नाम से जानते हैं, अपनी मां को अक्सर घर में भागवत गीता पढ़ते हुए देखते थे। उन्हीं की देखा देखी विनोबा जी ने भी गीता के साथ साथ महाभारत, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने शुरू कर दिए, जिनका उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 10 साल की उम्र में ही ब्रह्मचारी बनने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, वो धर्म को बेहतर समझने के लिए हाई स्कूल में ही हिमालय चले गए और कुछ समय वहां बिताने के बाद उन्होंने पूरे देश की यात्रा करके कई बड़े ज्ञानियों से ग्रंथों की विद्या प्राप्त की। इस दौरान वो न्यूज़पेपर में अक्सर गांधी जी के बारे में पढ़ा करते थे और उनकी फिलॉसफीज विनोबा जी को बहुत इंस्पायर करती थीं। फिर एक दिन काशी में रहते हुए उन्होंने गांधी जी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दी हुई स्पीच पढ़ी, जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने स्कूल के सारे सर्टिफिकेट्स जलाकर गांधी जी की शरण में आने का फैसला कर लिया। विनोबा जी आखिरकार 7 जून 1916 को गांधी जी से मिले, जहां गांधी जी ने उनके विचारों से इम्प्रेस होकर उन्हें साबरमती आश्रम में आकर रहने का न्योता दिया। साबरमती आश्रम में रहने का न्योता पाकर विनोबा जी का सालों का सपना साकार हो गया। उन्होंने पूरी शिद्दत से आश्रम में चल रहे खादी जैसे इनिशिएटिव्स में हिस्सा लिया और वहां के मेंबर्स के साथ भागवत गीता का अपना ज्ञान शेयर किया। विनोबा जी ने आश्रम के कामों के अलावा गांधी जी का आजादी की लड़ाई में भी साथ दिया और वो सत्याग्रह के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने जल्द ही आश्रम के लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली और वहां के एक मेंबर मामा फड़के ने उन्हें सम्मानित करते हुए विनोबा की उपाधि से नवाजा, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। लेकिन 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो विनोबा जी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वो इस कठिन समय में गांधी जी के कर्मों और लेगेसी को जिंदा रखने की अहमियत को बखूबी समझते थे। इस दौरान तेलंगाना में जमींदारों के खिलाफ रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसमें कम्युनिस्ट्स ने गरीब गांव वालों के साथ मिलकर एक गुरिल्ला आर्मी बनाई थी। ये आर्मी अमीर जमींदारों से जबरदस्ती जमीन छीनकर गांव वालों में बांट देती थी और कई बार वो जमींदारों की हत्या भी कर देते थे। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने वहां आर्मी तैनात की, लेकिन खून खराबा फिर भी नहीं रुका। तब विनोबा जी ने हिंसा रुकवाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और वो बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के कम्युनिस्ट से बात करने आ गए। यहां 40 सबसे गरीब परिवारों से बात करके उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास जमीन न होने के कारण वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे। तो इसका समाधान निकालने के लिए विनोबा जी ने उसी दिन शाम को तालाब के किनारे एक प्रार्थना सभा बुलाई, जिसमें जमींदारों समेत हजारों गांव वाले भी आए। वहां विनोबा जी ने उत्पीड़ित वर्ग की समस्या गांव वालों के सामने रखी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जमींदार खुद अपनी मर्जी से जमीन डोनेट करने के लिए तैयार हो गए हैं और कई जमींदारों ने तो 100 एकड़ तक जमीन डोनेट करने का वादा किया। विनोबा जी को तब रियलाइज हुआ कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत हमदर्दी है और शांति से बात करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उनके प्रयासों के कारण तेलंगाना में हिंसा काबू में आ गई। इसलिए 1951 में गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने भूदान यानी लैंड गिफ्ट मूवमेंट की शुरुआत की। भूदान मूवमेंट के तहत वो पूरे देश का भ्रमण करके
अमीर जमींदारों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देश के सबसे गरीब तबके को डोनेट करने के लिए पीसफुली कन्विंस करना चाहते थे। इसके लिए विनोबा जी पैदल 13 साल के सफर पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने भारत में 70,000 किलोमीटर कवर करते हुए 42 लाख एकड़ जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट करवाई। विनोबा जी के इस निस्वार्थ प्रयास की वजह से लाखों गरीब लोगों को रोजी रोटी कमाने का मौका मिला और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाले विनोबा जी को भारत सरकार ने उनके मरणोपरांत 1983 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देकर देश की उन्नति में उनके योगदान को सम्मानित किया।